हे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिटरेरी कॉन्सेप्ट इको क्रिटिसिज्म। ये टॉपिक हर इंग्लिश मेजर स्टूडेंट के लिए मस्ट नो है, स्पेशली अगर आप लिटरेचर को एनवायरनमेंट के एंगल से समझना चाहते हो। सो लेट्स डाइव इन क्लियर कंसेप्चुअल एंड एग्जाम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। Eco-criticism is the study of the relationship between the literature and physical environment. It explores how nature and environmental issues are represented in literary works and how literature influences human attitude towards the natural world. मतलब सिंपल शब्दों में इको-क्रिटिसिज्म एक ऐसा अप्रोच है जहां हम देखते हैं कि लिटरेचर नेचर के साथ कैसे कनेक्ट होता है, राइटर्स एनवायरनमेंट को कैसे पोर्ट्रे करते हैं और लिटरेचर हमारी थिंकिंग पर नेचर के प्रति क्या इम्पैक्ट डालता है। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इको क्रिटिसिज्म। द टर्म इको क्रिटिसिज्म became popular in 1990s through the works of scholars like Carroll, Goldfelty and Harold Fromm. However, its roots go back to writers like Henry David, William Wordsworth, who celebrated nature in their writings. मतलब कि इको क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, इसका बेस रोमांटिक पोएट्स तक जाता है, जैसे कि वर्ड्सवर्थ जिन्होंने नेचर को लिविंग स्पिरिट के रूप में देखा, लेकिन एकेडमिक स्टडी के रूप में ये 1990s में पॉपुलर हुआ जब स्कॉलर्स ने इसे एक प्रॉपर लिटरेरी थ्योरी बनाया। मीनिंग एंड स्कोप। इको क्रिटिसिज्म एनालिसिस हाउ literary texts reflect environmental concerns like pollution, deforestation, climate change and human exploitation of nature. It questions anthropocentrism, the belief that humans are the center of the universe, and promotes ecocentrism, which gives equal importance to all living beings. यानी इको क्रिटिसिज्म हमें ये समझाता है कि लिटरेचर सिर्फ इंसानों के इमोशंस या सोसाइटी के बारे में नहीं, बल्कि एनवायरनमेंट के बारे में भी है। ये थ्योरी कहती है ह्यूमंस नेचर के ऊपर नहीं है, बल्कि नेचर के साथ इंटरकनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा है। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड लिटरेचर। लिटरेचर मिरर्स ह्यूमन इंटरेक्शन विथ नेचर थ्रू पोएट्री, नॉवेल्स एंड प्लेज। राइटर्स एक्सप्रेस लव, फियर और indifference towards the natural world. For instance, romantic poets like Wordsworth and Coleridge saw nature as a source of inspiration and spiritual healing, while modern writers like Rachel Carson in Silent Spring warned against environmental destruction. मतलब कि नेचर और लिटरेचर का रिश्ता इमोशनल भी है और इथिकल भी। राइटर्स नेचर के जरिए ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं और कभी कभी नेचर के एक्सप्लॉयटेशन पर वार्निंग भी देते हैं, जैसे साइलेंट स्प्रिंग में पॉल्यूशन और पेस्टिसाइड्स दोनों को डेंजरस दिखाया गया था। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ इको क्रिटिसिज्म पे आते हैं। Eco criticism helps readers become environmentally conscious. It makes us realize that literature can shape our ecological awareness and responsibility. It also bridges the gap between science and the humanities by showing that both are essential for understanding environmental issues. इस थ्योरी का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, ये हमारी environmental awareness को बढ़ाता है। ये बताता है कि लिटरेचर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एजुकेशन भी है, जो हमें नेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाता है। इन कंक्लूजन, eco criticism is a vital approach that teaches us to read literature not only as an artistic creation but also as an environmental statement. It reminds us that humans' life and nature are deeply interconnected, and protecting the earth is not just a moral duty but a literary concern as well. तो सिंपल वर्ड्स में इको क्रिटिसिज्म हमें ये सिखाता है कि लिटरेचर के थ्रू हम अपनी प्लैनेट के प्रति अवेयरनेस और रिस्पेक्ट डेवलप कर सकते हैं। नेचर एंड लिटरेचर दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। सो दैट वाज योर परफेक्ट 15 मार्क आंसर ऑन इको क्रिटिसिज्म एंड इट्स रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड लिटरेचर। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो। इको एट अ रेड हार्ट और भी लिटरेरी थ्योरी के नोट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। Share this video with your friends and hit the like button as well.
Bye bye.